सर साफ आवाज आ रही है जैसे पहलू में बैठे। वाह वाह। सर वीडियो नहीं आ रही या नजर लग गई थी मुझे, इसलिए मैं अपनी तस्वीर नहीं देखते आपका। आप कैसे हैं? हाँ बस ठीक है, थोड़ा सा डाउन चल रहा हूँ, थक गया हूँ, हकीकत में थका हूँ बहुत ज्यादा। एनीवेज सर कैमरा ऑन कर दें। हाँ, यार मेरा हुस्न जो है ना वो नहीं आप बर्दाश्त कर पाएंगे, तो इसलिए कहते हैं ना पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। हाँ आप जाके ना ये भी किसी फिजूल से उसके ऊपर पोस्ट कर दीजिएगा कि जी सर क्लास करवाते हैं और सर कैमरा ऑन नहीं करते, हम जो हैं वो फिर बोर हो जाते हैं, ये जो है गलत चीज है, ब्ला 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 ब्ला, और करें एक्सपोज लोगों को। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी कोई कह रहा है कि कैमरा ऑन कर लें, कोई कह रहा है पहलू में बैठे हैं, कोई कह रहा है कि आपकी आवाज कम आ रही है। ओहो चलो जी, आपके कहने के ऊपर आपका हुक्म सर, सर आंखों के ऊपर है, कैमरा हम अभी ऑन कर लेते हैं। आपका हुक्म अभी, आपके हुक्म की तरह हम तो गुलाम है आपके। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? So what's your take on this negative criticism if you are doing best for your students? Doesn't matter. The thing is that कि अगर criticism सही चीज पे हो ना तब बेहतर है। पता भी नहीं कौन है कौन नहीं है, मतलब anonymous बन के I don't know who the hell is that person. I even might be ये वो बंदा हो जिसको कल हमने 100 रुपए का पोर्टल बेच के पकड़ा था। Who knows it? Who knows about it? तो वो मैटर नहीं करता। आप देखें, आप आपके सामने है इस वक्त 488 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त बैठे हुए, 488 बच्चा 488 इस वक्त बैठ के लहा पे क्लास दे रहे। तो अगर कुछ इसमें सदाकत होती, ये सदाकत तो लड़का होता, सदाकत होता, सदाकत होती, होती अगर इसमें कोई सदाकत होती। नहीं, एक है ना लड़के का नाम सदाकत खान जो कल यहाँ पे कमेंट कर रहा था, तो वो फिर प्रॉब्लम्स तो होती रहती है। सर वो भी पहलू में है आपके, यार मेरे पहलू में इधर भी मैं हूं, इधर भी मैं हूं, मैं हूं और मेरे साथ भी मैं ही। मैं इग्नोर ही कर रहा हूं, और अल्लाह के बंदे चाय पी रहा हो ना तो फिर क्या दे, कोई मनहूस तस्वीर निकाल के स्टिकर बना देगा, कहेगा मैं वुमेन वुमेन कह रहा हूं, तो ऐसा कोई भी नहीं है। हालांकि जब मैंने वुमेन कहना हो तो मैं वुमेन कह सकता हूँ, बट अभी चाय पी रहा हूं, मेरा गला बहुत दर्द हो रहा है। हम किसी से डरते हैं? अच्छा जी, हमारी सेल्स टैक्स की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। उसमें कोई किसी किस्म की, आज मैं क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड कर रहा हूँ, माइट भी आज मैं 7:15 बजे के करीब क्लास एंड करूंगा, और कल भी हमारी क्लास होगी और 5 बजे की होगी, शाम में करूंगा। कल संडे को क्लास है, यही 5:15 5:20 पे स्टार्ट होगी, और आज की क्लास जो है वो आई गेस 7:15 7:20 पे करूंगा। ठीक है सर, बस इतना आंसर कर दें कि नॉर्मल डिस्काउंट चाहे, ओए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, डिस्काउंट के स्पेलिंग में नहीं आते, मतलब नॉर्मल डिस्काउंट चेंज कर सकते हैं आप, आपकी कंपनी की पॉलिसी है, आपके बिजनेस की पॉलिसी है कि आप आज कहते हैं कि आप 8% डिस्काउंट चार्ज कर रहे हैं, अगले महीने आप 10% डिस्काउंट चार्ज कर दें,
लेकिन आप सबको 10% डिस्काउंट चार्ज करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें अलाउ है, इसमें कोई डिसअलाउ नहीं है। जी और मतलब सीए का स्टूडेंट है, जिंदगी के 3 अंग्रेजी के अल्फाबेट्स है SIR। इन लोगों से अटेम्प्ट में ये भी नहीं लिखा जाता और बातें करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने सीए करना। डिस्काउंट देना मस्ट है, आपकी मर्जी है आप डिस्काउंट दें या ना दें, लेकिन डिस्काउंट अगर बिजनेस पॉलिसी में है आप क्लेम कर सकते हैं और दे भी सकते हैं। सर वाकई वाला पॉइंट क्या है? भाई वाकई वाला कुछ भी नहीं है। वाकई वाले जो बिजली दे रहे होते हैं, जो उनकी वैल्यू सप्लाई होती है, मतलब जो एनर्जी परचेज प्राइस, वो भी उनकी वैल्यू सप्लाई है, उसमें जो उनको एनर्जी प्रीमियम वगैरह मिल रहा होता है वो उनकी वैल्यू सप्लाई में शामिल नहीं होता। सर कैसा होगा? नॉर्मली 10% डिस्काउंट थे, लेकिन हमने पॉलिसी चेंज करके 8% कर दी। अगर पॉलिसी चेंज करके आपने 8% कर दी है और सबको 8% कर रहे हैं, फिर अलाउ है। पहले आपकी पॉलिसी है कि 10% की थी, आपने चेंज कर दी इस महीने में, सबको 8% करें तो अलाउ हो जाएगा। ठीक है सर, हम साथ साथ छोटे न्यूमेरिकल नहीं कर ले ताकि पक्का होता रहे। आज से वही स्टार्ट करने हैं। सर रिटेल टैक्स क्या है जो रिटेल के ऊपर लगता है? सर ये बिल्स में कोई न्यू चीज ऐड हुई है, कुछ समझ नहीं आती वो क्या है वो क्या नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा। एडवांस का ट्रीटमेंट कोई शर्म नहीं आई। एडवांस का ट्रीटमेंट पूछते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इतनी से भी इतनों से भी शर्म नहीं आ रही। चलिए अब मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अगले की तरफ। अब हमारा गालिबन आज सैटरडे है, कल संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे को हमारा सेमेस्टर खत्म हो जाएगा और थर्सडे और फ्राइडे को हम न्यूमेरिकल्स और पास्ट पेपर्स भी कर लेंगे। फिर गालिबन नेक्स्ट सैटरडे को थोड़ा सा काम होगा और प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीकेंड पे थोड़ा सा ऑफ लेना चाहूंगा, सैटरडे और संडे को। लेकिन अगले हम बुध तक हमारा सेल्स टैक्स जो है वो क्या कर लेंगे, वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं सेल्स टैक्स के अगले एरिया की। डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा, न्यूमेरिकली कैलकुलेट किसे किया जाएगा, किस तरह से हम उसको लेके चल रहे होंगे, ये सब कुछ हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। बिकॉज न्यूमेरिकली और सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी क्या है वो हमने क्या करना है कि हमने उसको डिस्कस करना है, लेके चलना है, क्या है कैसे नहीं है, उसको हमने क्या करना है यहाँ पे देखना है। तो अब हम साथ साथ क्या करेंगे, ग्रेजुअली अपने आप को एनेबल करेंगे कि हम सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल जो है वो भी क्या करें, वो भी हम साथ साथ कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। तो ये स्लाइड जो है ना आज की बड़ी मजे की होंगी। आज स्लाइड जिस इंसान ने मुझे बना के दी है, अब सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करेंगे, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है कि मैं स्लाइड्स वगैरह पे काम कर सकूं। तो मैंने एक पर्सन से बात की, उसने मुझे बना के दे दी एंड दीज आर द 10 स्लाइड। मतलब आज आपको पिक्चर्स के जरिए ही ना ये हिफ्ज हो जाएगा कि यार ये है क्या चीज थी। आज आपको सबसे मुश्किल चीज जो है वो क्या करूंगा, वो मैं हिफ्ज करवा दूंगा। तो पहले हम चलते हैं, हम बात करते हैं थोड़ी सी सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी की, कि सेल्स टैक्स किस तरह से चार्ज हो रहा होता है, हम उसको देखते हैं। देखिए सेल्स टैक्स की जो पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया सेल्स टैक्स की जो है हमारी, उसको हमने डिवाइड कर दिया है 2 पॉइंट में, 2 कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। एक हमने उसको कर दिया है टैक्सेबल के अंदर डिवाइड, और
और दूसरा हमने उसको डिवाइड कर दिया है एग्जैक्ट गुड्स के अंदर, हमने डिवाइड कर दिया है। मतलब जितनी आवाज सही नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है? हेलो हेलो, ठीक है, क्लियर, आपके सेट का मसला होगा। अच्छा, जो पूरा सेल्स टैक्स है ना, या तो वो टैक्सेबल है या वो एक्सेप्ट है। अगर टैक्सेबल है तो हम क्या करेंगे, हम वेरियस रेट्स के ऊपर उसको टैक्स कर रहे होंगे, और एक्सेप्ट का मतलब है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होगा। जरा आप फोकस होकर बैठिएगा और फोकस होकर सुनिएगा। मैं रिपीट भी करूंगा बिकॉज टाइम शॉर्ट है, हमने ये कंप्लीट करना है, हमने अगला भी काम सारा करना है, थोड़ी क्लास एक्सटेंड है हमारी यार। तो इसकी तरह देखिएगा, इसकी तरह समझिएगा। अगर हम बात करते हैं टैक्सेबल की, टैक्सेबल का मतलब होता है कि जब भी हम सेल्स टैक्स पर जब चीजें बेचेंगे तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो क्या होगा, लागू हो रहा होगा, हम उसके ऊपर इम्पोज कर रहे होंगे। अब इसका मतलब क्या है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप एक पर्सन को सेल्स करते हैं और आप सेल्स करते हैं उसको 1 लाख रुपए की, वो 1 लाख रुपए की सेल्स करते हैं, गुड्स आपकी टैक्सेबल है। जब गुड्स आपकी ये टैक्सेबल है तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर रेट लगा रहे होते हैं 18% के हिसाब से। जब हमने कस्टमर को लाख रुपए की गुड्स बेची, हमने उसके ऊपर 18% के हिसाब से टैक्स लिया, तो कितना आउटपुट टैक्स जो है मेरे पास आएगा, बताएं जरा? 18,000। ये जो कस्टमर से टैक्स हमने लिया होगा ये 18,000 होगा, जिसको आउटपुट टैक्स कहेंगे। ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ये? इसमें कोई किसी का मसला? अब ये जो सामान बेचा है, ये जो सेल्स की है हमने, माइट भी क्या होगा, हम खरीद के लेके आएंगे। हम जब खरीद के लेके आए होंगे यही सामान, तो माइट भी हमने परचेजेस की हो 50,000 की, 50,000 का सामान खरीद के लाए होंगे। अब चूंकि ये गुड्स टैक्सेबल थी, इसके ऊपर 18% के हिसाब से हमने टैक्स पे किया होगा, तो 9,000 जो है वो मैं पे करके आया होगा। ये मेरा क्या कहला रहा होगा, इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। अब हमने क्या करना है, आउटपुट टैक्स लिया, इनपुट टैक्स जो है पे, ये सारा कुछ कौन कैलकुलेट कर रहा होगा, ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो इसको हम ये अलाउ करते हैं कि जब भी वो सेल करेगा वो आउटपुट टैक्स लेगा, जब भी परचेज करेगा उसने इनपुट टैक्स जो है वो पे किया होगा। इस आउटपुट टैक्स में से ये इनपुट टैक्स जो है वो लेस करवा दिया जाएगा, और रिमेनिंग अमाउंट जो है ये 9,000 ये क्या कर दी जाएगी, ये गवर्नमेंट को पे कर दी जाएगी। इसे हम कह रहे होते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी। ये क्या कहलाती है, सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहला रही होती है उस पर्सन की। और इस अमल को कल मैंने एक सवाल देखा था और माइट भी वो मुझे रात को आया यार, मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया किसी बच्चे का, कि इनपुट टैक्स क्लेम करने का क्या मतलब होता है। किसका सवाल था बच्चा, मौजूद है सब? ये किसने पूछा था इनपुट टैक्स क्लेम करने का मतलब क्या होता है? देखिए, इनपुट टैक्स क्लेम करने का मतलब ये होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, कि आउटपुट टैक्स जो कस्टमर से आपने लिया है और इनपुट टैक्स जो आप पे करके आए थे, इस आउटपुट टैक्स में से ये इनपुट टैक्स लेस कर दो, ये रिमेनिंग पेमेंट आपने क्या करनी है, पे करनी है। इस अमल को क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्लेम करना कह रहे होते हैं। देखिए, अगर हमारे टैक्सेबल गुड्स है ना, जो हम सामान बेच रहे हैं, अगर उसके ऊपर भी टैक्स है, अगर जो सामान खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स है, तो उसकी सारी वर्किंग जो है वो इस तरह से होती है, इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेकर चल रहे होते हैं। तो टैक्सेबल गुड्स की कहानी हमारे पास ये है। हम देखेंगे मुख्तलिफ रेट 18%, 16%, 15%, 19%, 12%, 2%, किस तरह टैक्स स्टार्ट होगा वो हम क्या करेंगे, इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये क्लियर सबको कि आप समझ आ गई इनपुट टैक्स क्लेम करना किसे कहते हैं, क्या मतलब होता है? अब यही चीज ना, यही चीज इसे हम कहते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना। ये सेल्स टैक्स लायबिलिटी है, ये हमने गवर्नमेंट को पे करनी है। तो न्यूमेरिकल्स का बेसिक फ्रेमवर्क क्या है कि ये जो आउटपुट टैक्स मिलेगा इसमें से ये इनपुट टैक्स जो है वो हम लेस करवाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम क्या कर देंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ये सारी कहानी इसकी टैक्सेबल गुड्स के अगेंस्ट थी जो हमने डिस्कस की है। अब हम बात करेंगे
पहले एग्जेम्प्ट गुड्स की, एग्जेम्प्ट सप्लाईज की। रिमेंबर एग्जेम्प्ट गुड्स जो होती हैं, जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज होती हैं, इसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होता। हम कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं करते। कभी आपके पास ऐसा हुआ है कि कभी आप बाजार में गए हैं टमाटर लेने के लिए और 150 के आधा किलो टमाटर वो बंदा आपको बेचे और आप उसको सेल्स टैक्स पे करके आ रहे हो? कभी ऐसा हुआ है? उसने कहा बाजी 150 के टमाटर है और इसके ऊपर 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना है। कभी ये करके आए? कभी आपने ऐसा काम किया? कभी ऐसा काम देखा? जी बताएं। कोई ऐसा नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो टमाटर खरीदने के पास सेल्स टैक्स नहीं है? नहीं है। लेकिन वही टमाटरों का अगर टमाटो केचप लेके आते हैं, आपके में से किसी के पास भी टमाटो केचप पड़ा हुआ है इस वक्त? अगर आप टमाटो केचप मिचेल्स का है जिसका भी को देखेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर प्राइस प्रिंटेड होगी। उस प्रिंटेड प्राइस के ऊपर जब आप लेके आ रहे हैं उसके ऊपर टैक्स पे किया है। इसका मतलब टमाटो केचप के ऊपर टैक्स है लेकिन वो खाली टमाटर बेचने के ऊपर टैक्स नहीं है। इसलिए हमने क्या किया है, कुछ ऐसी कैटेगरीज बना दी है जिनके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज ही नहीं होता। अब किसी के ऊपर टैक्स है ही नहीं, वो गुड्स ही एक्सेप्ट है, उसको हमने देखना है क्या है और क्या नहीं है, उसको हम देखते हैं कैसे लेके चलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास गुड्स है, आप वो सेल करते हैं 1 लाख रुपए की। कितने की सेल करते हैं? 1 लाख रुपए की सेल करते हैं और ये गुड्स के ऊपर टैक्स है ही नहीं। जब इन गुड्स के ऊपर टैक्स ही नहीं है तो क्या कोई किसी किस्म का आउटपुट टैक्स आपके पास आएगा? जब कोई किसी किस्म का टैक्स ही नहीं है, क्या आपके पास कोई आउटपुट टैक्स वगैरह आएगा? इसलिए आउटपुट टैक्स तो आपके पास है ही नहीं, आउटपुट टैक्स है ही नहीं। हाँ, माइट भी जब आपने वो सामान खरीदा हो, परचेजेस की हो, खरीदारी वगैरह की हो, उस वक्त आपने कोई इनपुट टैक्स पे किया हो, ये पॉसिबल हो सकता है। ये पॉसिबल हो सकता है कि आपने जब सामान खरीदा, जब आपने परचेजेस की, उसके ऊपर क्या किया होगा? आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा। लेकिन जब आप उनको सेल कर रहे हैं, जब आप उनको बेच रहे हैं उन चीजों के ऊपर, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं है। अब बताओ, आउटपुट टैक्स है ही नहीं, इनपुट टैक्स किस वजह क्लेम करेंगे? क्या क्लेम हो सकता है? इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए रूल क्या है? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करना है। जब कोई आउटपुट टैक्स ही नहीं है तो इनपुट टैक्स का कभी क्लेम हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो अगर ये एग्जाम्प्ट सप्लायर्स होती हैं, एग्जाम्प्ट सप्लायर्स के केस में ये जो इनपुट टैक्स है ये कभी भी क्लेम नहीं हो सकता। इसलिए जो भी इनपुट टैक्स आपने पे किया होता है ये आपका क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। इससे आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते, इसकी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं हो सकती। रिमेंबर, एग्जाम्प्ट, इस लाइन को लिख लो, एग्जाम्प्ट सप्लाईज के केस के ऊपर इनपुट टैक्स कभी भी क्लेम नहीं हो सकता। जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो कभी भी क्लेम नहीं हो पाएगा। इस लाइन को लिख के मुझे तस्वीर भेजे शाबाश, जल्दी से अपने नोटबुक्स के ऊपर इस लाइन को लिखें, मुझे तस्वीर भेजें ताकि कल को न्यूमेरिकल करवाते हुए, अपोर्शनमेंट करवाते हुए मैं आपको ये लाइन नहीं बताऊंगा, ये कभी भी मैं लाइन नहीं बताऊंगा। क्या कि एग्जाम्प्ट सप्लाईज के केस में इनपुट टैक्स कभी भी क्लेम नहीं हो सकता। इसकी रीजन समझ आ गई है क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हमेशा याद रखिएगा ये लेस किस में से होगा? ये लेस होगा आउटपुट टैक्स में से। जब आउटपुट टैक्स है ही नहीं तो इनपुट टैक्स कभी भी लेस नहीं हो सकता। गॉट इट? जल्दी से लिख के भेजें एंड गिव मी 2 मिनट्स।
जी जनाब, ये बात समझ आ गई कि एग्जाम सप्लाईज के अगेंस्ट हम किस तरह चलेंगे और क्या होगा। ऑल क्लियर टू एवरीवन। अब ये जो एग्जाम सप्लाईज है इसके अगेंस्ट क्या करेंगे, हम चलेंगे और इसके अगेंस्ट जो है वो हम क्या करेंगे, सारी कैलकुलेशन वगैरह कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं क्या है और क्या नहीं है, इसको डिस्कस करते हैं। स्लाइड पे फोकस करें यार, आपको जो एग्जाम सप्लाईज जो है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी क्या है और क्या नहीं। गॉट इट? तो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कि एग्जाम सप्लाईज है क्या और क्या नहीं है, इसको हम डिस्कस करते हैं, उसको हम लेके चलते हैं, देखते हैं कि क्या उसका ट्रीटमेंट होगा और क्या उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, उनके बारे में बात करते हैं। अब देखिए जो पूरा सेल्स सेक्शन है हमारा, उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। या तो मेरे पास टैक्सेबल गुड्स आएंगी या मेरे पास क्या होंगी, एग्जाम गुड्स आएंगी। टैक्सेबल गुड्स क्या होती है, एग्जाम गुड्स क्या होती है, किस तरह उसकी टैक्सेशन होती है, समझ आ गया? अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं कि टैक्सेबल गुड्स जो है वो 70% के ऊपर होती है, 0% के ऊपर होती है, 8 स्केड्यूल पे होती है, 9 पे होती है। ओहो, स्लाइड जल पे हो गई। ये अभी हम दूसरे स्लाइड पे करके बैठे हुए हैं, मुझे दूसरे स्लाइड पे करते हैं। एग्जाम गुड्स करनी थी, पहले हम 0 कर लें। तो डिस्कस करते हैं हमारे पास जो सेल्स टैक्स है, टैक्सेबल और एग्जैक्ट गुड्स में है, इसको हम क्या कर रहे होंगे, लेके चल रहे होंगे। एग्जैक्ट सप्लाईज को हम डील करते हैं, एग्जैक्ट सप्लाईज क्या है और क्या नहीं है। एक चीज समझ आपको आ गई होगी कि ये वो सप्लाईज है जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है चार्ज नहीं हो रहा होता। ये सब क्लियर है? अब क्वेश्चन है कि ये कौन से गुड्स है। रिमेंबर कि वो गुड्स है जो एफपीआर जो है स्पेसिफाई कर देता है, बता देता है कि यार ये गुड्स या ये रिपोर्ट या ये सप्लाईज हैं, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है चार्ज नहीं हो रहा होगा। इसके अलावा हमारे पास एक स्केड्यूल है, 6 स्केड्यूल। उस 6 स्केड्यूल में हमें प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है और उसके ऊपर हमें बता दिया गया है कि यार अगर हम इन इन गुड्स को बेचते हैं, इन गुड्स को डील करते हैं, जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल है ये न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह जो बिक रही होती हैं, इनके ऊपर कभी भी किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? ओहो, अरे कीबोर्ड तो कुछ हो रहा है। जब तक पानी गिर रहा है मेरे लैपटॉप पे तंग कर रहा है, कीज ऑटोमेटिक प्रेस हुई हुई है। एक मिनट देखते थे कौन सी की प्रेस है। चले, अच्छा ये 6 कैटेगरी जो है ना, इसमें गुड्स की जो कैटेगरीज है ये क्या है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये गुड्स की कैटेगरीज जो है ये एग्जाम है, इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। सबसे पहले बात आएगी लाइव एनिमल्स। देखिए अगर लाइव एनिमल्स आप बेच रहे हैं उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। कभी भी जो कैटल फार्म के ऊपर होते हैं, जो वहां पे ट्रेड कर रहे हैं, गाय भैंसे बकरे वगैरह बेच रहे होते हैं, वो कभी नहीं कहते कि हाजी साहब लाख रुपए का बकरा और 18% जीएसटी, 1,18,000 बेच रहे, ऐसा नहीं होता। उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता। आप कभी जाते हैं, आप देसी मुर्गी लेने जाते हैं, तो देसी मुर्गी जब आप लेते हैं उसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। आप जाके मीट लेते हैं, फ्रेश मीट लेते हैं, उसके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स पे करके आए होते हैं? कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है आप पे नहीं करके आए होते और इसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है
वो चार्ज नहीं हो रहा होता। फॉर एग्जाम्पल आपका डॉग हाउस है और आप हस्की बेच रहे हैं, आप ये कभी भी नहीं कहेंगे कि जो मैं हस्की बेच रहा हूँ उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा होगा। तो रिमेंबर, जो ये लाइव एनिमल्स होते हैं इसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा। इज दैट क्लियर? उसके बाद जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो अगर आप बेच रहे हैं विदाउट फर्दर मैन्युफैक्चरिंग उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप गंदम बेचते हैं एज इट इज, उसके ऊपर कोई आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं की, तो आप उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करते। आप फॉर एग्जांपल साग, आपको आप में से किसी को साग पसंद है? अब आप साग लेके आते हैं, कभी साग के ऊपर सेल्स टैक्स पे करके आए? कभी पालक के ऊपर सेल्स टैक्स पे करके आए? नहीं। लेकिन आप में से अगर किसी ने मिचल्स वालों का साग देखा हो जो कैड होता है, या अगर आपने कभी पालक देखी हो जो फ्रोजन होती है कैड, उसके ऊपर देखा होगा कि जीएसटी चार्ज हुआ होता है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स होता है। ऐसा है कि नहीं? गंदम बेचते हैं, गंदम के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है। आटा बना के बेचते हैं, सेल्स टैक्स है। चावलों की मुंजी बेचते हैं, सेल्स टैक्स नहीं है। वो जो पॉलिश होकर चावल बिगड़े होते हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स है। आप शुगर केन बेचते हैं, कोई सेल्स टैक्स नहीं है, उसी शुगर केन की चीनी बन जाती है, लेकिन जो है वो क्या है, सेल्स टैक्स उसके ऊपर चार्ज हो रहा होता है। तो अगर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के बिना बिक रहा है तो कोई सेल्स टैक्स नहीं है, एग्जैम्प्ट है। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग हो गई है तो क्या होगा, उसके ऊपर टैक्स वगैरह चार्ज हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? जैसे आप सब्जियां बेचते हैं, कोई सेल्स टैक्स नहीं है, उन्हें सब्जियों को काट के मिक्स करके अचार बना के बेचेंगे, उसके ऊपर सेल्स टैक्स स्टार्ट हो रहा होगा। तो इस पर्सपेक्टिव के लिए आपको सबसे पहले जो मैन्युफैक्चर थी उसकी डेफिनेशन पढ़ाई गई थी और बताया गया था कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या कुछ आता है। अगर आप अभी जाएं, अभी अगर आप जाके मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सारी चीजें जो है मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट बन रहा होता है। उसके बाद कुरान पाक, होली कुरान हो गया या इस तरह की और मजहबी किताबें हो गई, वो प्रिंटेड फॉर्म में अगर बेच रहे हैं, या आप क्या कहते हैं ऑडियो वीडियो कैसेट की फॉर्म में हॉली बुक्स वगैरह बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। मतलब कुरान पाक जो है वो एग्जैम्प्ट है, कोई भी होली बुक्स जो है वो क्या है, एग्जैम्प्ट है, उनके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। उसके बाद इंपोर्टेड सैंपल्स, रिमेंबर सैंपल्स अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है। लोकल सैंपल्स जो है उसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज होगा। इसको लिख लो, इसको लिख लो कहीं पे, लोकल सैंपल्स will be charged tax, imported samples will be exempt। ये आपने याद रखिए, पेपर में वो गिवन कर सकता है कि जी आपने लोकल सैंपल परचेज किए, आप उसके ऊपर जीएसटी पे करके आए होंगे, लेकिन इंपोर्टेड सैंपल बनाए हैं उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होगा। ओके। उसके बाद जो डिप्लोमेट्स होते हैं, डिप्लोमेट्स कहते हैं सफारतकार को, जो सफीर वगैरह होते हैं या जितने भी डिप्लोमेटिक मिशन है इनका सफारतकार का अमला वगैरह होता है, या कोई भी प्रिविलेज पर्सन है या आपके एलीट्स वगैरह आ जाते हैं, दूसरे मुल्क के सफीर हो गए, इस तरह के जो विजिटर्स आते हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, अगर कोई गुड्स वगैरह खुद इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं। मतलब ये लुई विटॉन वगैरह मंगवा रहे हैं, कोई भी चीजें वगैरह मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा। गॉट इट? उसके अलावा जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, वो जो अपना पर्सनल बैगेज लेके आते हैं उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स पे नहीं किया। उनका पर्सनल बैगेज है, पर्सनल सामान है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा। सैंपल्स किस चीज का, सैंपल किसी भी चीज के हो सकते हैं। आपने सैंपल बनाए हैं, आप उनको बेचना चाहते हैं, यहाँ पे तो वो एग्जैक्ट हो। उसके अलावा वो तमाम गुड्स जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुई हैं और एक्सपोर्ट हो जाती हैं बाद में पाकिस्तान में, मतलब चीजें आपने
पाकिस्तान के अंदर बनाई, फिर आपने उन चीजों को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर दिया और बाद में आप उनको 1 साल के अंदर अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न हो गई है, वट एवर कोई भी केसेस हैं तो उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा, एग्जैम्प्ट होगी। उसके अलावा जो ईपीजीज है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़े थे कि गवर्नमेंट जो है ये जोन्स डेवलप करती है, जोन्स बनाती है, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप ये काम करेंगे और यहाँ यहाँ पे डेवलपमेंट करें, यहाँ पे यहाँ बिजनेस करें, तो ये ईपीजीज गवर्नमेंट बना देती है। उसके लिए कोई मशीनरी इंपोर्ट की है या मटेरियल या रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है तो वो क्या है, एग्जैम्प्ट है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होगा। उसके अलावा अगर आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं बाद में फिर एक्सपोर्ट कर देंगे, अभी मतलब ये मैंने फोटो इंपोर्ट की है साथ ही इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, इसके ऊपर भी कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। उसके अलावा अंडर वारंटी अगर फ्री में रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स हो रही है या डिफेक्टिव पार्ट्स जो है वो फ्री में रिप्लेस हो रहे हैं अंडर वारंटी, उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होगा। कभी ऐसा हुआ है आप हालत एसी लेके आते हैं, वारंटी में है, उसका कंप्रेसर खराब हो जाए, आप वारंटी क्लेम करें, कंपनी वाले वारंटी में आपका एसी का कंप्रेसर रिप्लेस कर दें और आपसे सेल्स टैक्स डिमांड करें, ऐसा नहीं होता। जो अंडर वारंटी फ्री में रिप्लेसमेंट होती है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा। ये वाला पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है, अगले 2 पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखते हैं, इसको जरा आपने याद करना है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा इस पॉइंट को रीड करें, इसकी अंग्रेजी जरा पढ़ें और मुझे रीड करके बताएं, क्या रीड करके समझ आती है छापा जल्दी से। ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रीड करें और अंग्रेजी पढ़े पहले, ये उसने अंग्रेजी में क्या बात कही है फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सर ईपीसी क्या होता है, इसको चाय के साथ खाते हैं। अब इस पॉइंट को देखिए जरा, ये पेपर में पॉइंट जो है आपको आ सकता है, ये क्या है कि अगर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल, कौन, सरकारी अस्पताल या कोई भी नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कोई भी सरकारी अस्पताल या कोई भी नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन अगर ये कोई गुड्स इंपोर्ट कर ले या इनको कोई गुड्स डोनेट कर दी जाए, मेरे पास लाइट है, मैं आज जाकर सरकारी हॉस्पिटल को डोनेट करके आ जाता हूं, रिमेंबर ये एग्जेम्प्ट होंगी, इसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर ये इंपोर्ट करती हैं तो तब भी इनके ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट पेपर में आ सकता है, वो आपको कह देगा, जैसे एक एग्जांपल, आपके पंखों की फैक्ट्री, आप पंखे बना रहे हैं, फैंस बना रहे हैं और बेच रहे हैं, आपको ये गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ने अपना हॉस्पिटल खोला है और आपने उनको पंखे जो है वो डोनेट कर दी है। अब वो जो आपने पंखे डोनेट की है, पहले बताओ कि क्या ये पंखे डोनेट करना सप्लाई है कि नहीं है, पहले मुझे इसका जवाब दो। आपकी पंखों की फैक्ट्री है और आपने पंखे डोनेट किए हैं, क्या ये पंखों को डोनेट करना सप्लाई है कि नहीं है? सप्लाई है।
ये सप्लाई टैक्सेबल है या नहीं है, वो हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। और उससे यहां पे बता दिया है कि ये जो है ये एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। गॉट इट? अब उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट भी न्यूमेरिकल के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, जरा इसको रीड करें। सुपर इंपॉर्टेंट, जरा इसको रीड करें। समझ आई? समझ आई रीड करके? कुछ पल्ले पड़ा? अब ये वाला पॉइंट न्यूमेरिकल्स में पास्ट पेपर में आ चुका हुआ है एक अटेम्प्ट में। आई गेस न्यूमेरिकल के टाइम ऐसा याद नहीं आ रही, बस पास्ट पेपर में जो है वो ये इंक्लूडेड है। अब वो क्या है इसको देखते हैं कि अगर आपने गुड सप्लाई की है, सप्लाई का मतलब क्या है, जो हम पढ़ के आए हैं सेल वगैरह बेची है, किसके अलावा, बिजली और गैस, बिकॉज हमने सप्लाई की गुड्स के डेफिनेशन पढ़ा था कि बिजली और गैस जो है ये भी किसका पार्ट बन रही होती है, गुड्स का पार्ट बन रही होती है। बिजली और गैस के अलावा, मैं फिर बता रहा हूँ, बड़ा स्लो स्लो बोलूंगा, सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल में आने के चांसेस ज्यादा है इसके। बिजली और गैस के अलावा अगर कोई भी गुड्स हम सप्लाई करते हैं सरकारी अस्पतालों को या चैरिटेबल हॉस्पिटल्स को जो 50 बेड या उससे ज्यादा के हैं, या उन टीचिंग हॉस्पिटल्स को जो 200 बेड या उससे ज्यादा के हैं और जो स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी के साथ इल्हाक शुदा है, मतलब यूएचएस जो है पंजाब का, मुझे पता है लाहौर का, कि यूएचएस के साथ जो इल्हाक शुदा है, जैसे इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के साथ जना आता है, किंग एडवर्ड के साथ आपका मेयो आ रहा होता है, इस तरह कॉलेजेस, अगर आप इनको डोनेट कर रहे हैं, सिम्स के साथ सर्विस आ रहा होता है, अगर आप इनको डोनेट कर रहे हैं तो रिमेंबर जो भी गुड्स सप्लाई करें, डोनेट नहीं सप्लाई कर रहे हैं, तो वो गुड्स क्या होंगी, एग्जेम्प्ट होंगी, उसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है और मैं ये बॉटल्स बना के बेचता हूँ, मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल शाहजेन खान आता है कि जी मुझे आपसे ये बोतल खरीदनी है, मैं उसको बोतल बेचूंगा और मैं उससे जब बोतल बेचूंगा, जब वो उसको बिल दूंगा, उस बिल के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। लेकिन अगर सरकारी हॉस्पिटल वाले आते हैं, कहते हैं हमें बोतल सप्लाई करते, मैं उनको ये बोतलें देता हूँ, जब मैं उनको ये सप्लाई करूंगा उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल आता है और उसकी बेड्स 50 से ज्यादा है, अगर मैं उसको सप्लाई करता हूं तो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर कोई टीचिंग हॉस्पिटल आता है और उसके बेड्स 200 से ज्यादा है, अगर मैं उसको सप्लाई करता हूं तो वो एक्सेप्ट होगा, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है चार्ज नहीं हो रहा होगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे सप्लाई की बात की है। अगर आप लास्ट स्लाइड देखें ना, ये वाली स्लाइड, इस स्लाइड में ये वाला पॉइंट जो है ये डोनेशन के बारे में है, ये डोनेशन के बारे में है। आखिरी पॉइंट हॉस्पिटल्स का
डोनेशन के बारे में है, और ये वाला पॉइंट जो है ये इसके बारे में है, ये गुड्स सप्लाई के बारे में है। अगर मैं इनको गुड्स बेचूंगा तो इसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब पेपर में ये आपको पॉइंट आ सकता है। अब आपको पेपर में न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल में उसका सप्लाईज गिवन की हुई है, आप बड़े मजे से सप्लाईज पढ़ रहे हैं कि इसको इतनी सेल्स की, इसको इतनी सेल्स की, इसको इतनी सेल्स की है। बीच में कहता है कि आपने 5 लाख की सेल्स करते हैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सेल्स कर रही है तो वो सेल्स टैक्सेबल नहीं रहेंगी, बल्कि क्या हो जाएंगी, एग्जेप्ट हो जाएंगी। अगर वो कहता है कि किसी आपने चैरिटेबल हॉस्पिटल को सेल्स की है और वो हॉस्पिटल 50 बेड से ज्यादा का है तो वो सेल्स क्या हो जाएगी, एग्जेप्ट हो जाएगी। लेकिन वो कहता है कि आपने सेल्स की है किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल को और उसकी बेड की तादाद 25 है, तो अब क्या है वो, अब क्या होगी, वो एग्जेप्ट नहीं होगी, बल्कि वो टैक्सेबल जो है रेट हो रही होंगी। तो ये वाला पॉइंट है, इसको याद रखना, इसके आने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। ठीक है? उसके अलावा जितना भी प्रमोशनल मटेरियल होता है, जितना भी एडवर्टाइजिंग मटेरियल होता है, ये तमाम प्रमोशनल मटेरियल, ये तमाम एडवर्टाइजिंग मटेरियल वगैरह जो होता है, इसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता, ये हमारी जो है एक्सेप्ट होता है। ये पॉम्फलेट्स, ब्राउचर्स, गिवअवेज वगैरह जो होते हैं, ये सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सप्लाई ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो हमारे स्टॉक इन ट्रेड में नहीं है, मतलब जो हमारे साथी एसेट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको हम यूज कर रहे हैं, जिनको हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, अगर हम इनको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो इसके ऊपर भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। इस पॉइंट के आगे ना अपने नोटबुक पे लिख लो कि ये हम बात कर रहे हैं यूज्ड एसेट्स की। जो हमारे यूज्ड एसेट्स हैं, या आप इसको ब्रैकेट में लिख लें, जो हमारे डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल मेरी बिजनेस है, मेरी कंपनी है, मैं एक एसी को परचेज करके लेके आया हूं और मैं उस एसी को क्या कर रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं। पहली बात बताएं, अगर मैं एसी को इस्तेमाल कर रहा हूं तो क्या मैं उसको डेप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ? बताएं जरा, बताएं, मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं उस एसी को डेप्रिशिएट कर रहा हूँगा। जब मैं उस एसी को डेप्रिशिएट कर रहा हूं तो मेरा एसेट है। कल को मैं उस पुराने एसी को अगर बेच दूं तो उस पुराने एसी को बेचते हुए कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है चार्ज नहीं हो रहा होगा। तो ये जो ओल्ड एसी हम बेच रहे होते हैं इसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। इस चैट क्लियर? जितने भी यूज एसेट, जितने भी ओल्ड एसेट्स होंगे, अगर हम इसे बेचेंगे तो हम इसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? और भाई यूज जापानीज गाड़ी आपने वहां में जापानी गाड़ी यूज थी जापान में, यहाँ आके फर्स्ट टाइम बेची है। आप जापानी गाड़ी खरीदो, खरीदने के बाद चलाओ, अब आप बेच दो, आप टैक्स लेंगे? ये वाला पॉइंट क्लियर है? आप यूज फर्नीचर बेच रहे हैं, व्हीकल बेच रहे हैं, इक्विपमेंट बेच रहे हैं, एसेट बेच रहे हैं, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कि कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं जिन्हें हमें क्या दिया गया है, ये एग्जेम्प्ट है, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है हम चार्ज कर ही नहीं सकते। जैसे एनर्जी एनर्जी सेवर हो गया, फार्मास्यूटिकल रो प्रोडक्ट्स हो गए, नोटबुक्स वगैरह हो गए, कंप्यूटर वगैरह हो गए, आप इन्हें इंपोर्ट करते हैं,
असेंबल करके बेचते हैं ये एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। ये पॉइंट को आपने रीड कर लेना है। उसके बाद रॉ मटेरियल, टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, ये क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट सप्लाई होगी। इस चीज को भी आपने देखना है। उसके बाद कुछ स्पेसिफाइड गुड्स, स्पेसिफाइड मशीनरी है जो हमें बता दिया गया है ये एग्जाम्प्ट है, जैसे नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स वगैरह जो होते हैं एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, जो पावर जनरेशन मशीनरी होती है जनरेटर वगैरह की, या जो कोल फायरिंग सिस्टम होता है, इसकी मशीनरी एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा। गॉट इट? ये वाला जरा पॉइंट रीड करें, इसको जरा समझाऊं और हमारा फिर एग्जैक्ट गुड्स जो है वो क्लियर हो जाए। इसको सारे रीड करके मुझे कल लिख के बताएं, फिर मैं जरा इसके ऊपर एग्जांपल्स के साथ बात करता हूं और आपको समझाता हूं। शाबाश, जल्दी से, आपके पास 2 मिनट है इसको रीड करने के लिए। बहुत अच्छा सवाल मिस, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मिस पाकीज़ा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि सर सेल्स टू डिप्लोमेट्स जीरो ट्रेड सप्लाई नहीं होती, क्या मैंने एग्जाम्पल बताया आपको? खुद बताएं जरा, क्या मैंने आपको एग्जाम्पल बताया मिस? आपने क्या लिखा है, जरा फोकस कीजिएगा और इस चीज को पेपर में गलत नहीं करना। अच्छी बात है, आपने ये अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई करवा दी है। आपने यहाँ पे बात की है सेल्स टू डिप्लोमेट क्या होती है, जीरो रिटर्न सप्लाई होती है, यही बात की है मिस आपने? आप बताएं। ये पॉइंट पढ़े, क्या ये सेल्स के बारे में, डिप्लोमेट्स का? इसके बारे में, इंपोर्ट के बारे में समझ लग गई कि अगर डिप्लोमेट्स या डिप्लोमेटिक मिशन कोई सामान इंपोर्ट करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। सेल की तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने कोई लोकल बेचने की बात की है? नहीं की ना, मैंने तो उनके इंपोर्ट करने की बात की है। अब ये वाला पॉइंट आपने रीड कर लिया और ये वाला पॉइंट रीड करके कोई समझ आई क्या आपको?
नहीं ना, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट। मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया। अब इस पॉइंट की आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी, क्या उसने बात की, क्या बात की। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं वो हमें क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा, उसको क्या देखते हैं, उसको क्या समझते हैं। इन हाउस कंजम्पशन का आइडिया है आपको? इन हाउस कंजम्पशन क्या होती है, क्या नहीं होती? इन हाउस कंजम्पशन का आइडिया है? अच्छा, गूगल करें जरा, गूगल करके बताएं इन हाउस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है। घर की चीज घर में बना के खुद इस्तेमाल करना। अब इन हाउस कंजम्पशन को और इस पॉइंट को जरा समझिएगा। आपका एक पर्सन है, जिसकी दो फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री ए और दूसरी क्या है, फैक्ट्री बी। फैक्ट्री बी जो है ना, फैक्ट्री बी ये गाड़ी बनाती है और कार बना के क्या करती है, पब्लिक को सेल करती है। ये कार सेल करना, ये है इस फैक्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट। और ये क्या है, टैक्सेबल है। मतलब जब भी ये कंपनी कार सेल करेगी, जब भी ये कंपनी जो है कार सेल करेगी, उसके ऊपर क्या किया जाएगा, कस्टमर से सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। समझ आई कि एक कंपनी है इसकी जो गाड़ियां बना रही है, गाड़ियां बना के बेच रही है। जब गाड़ियां बना के आप बेचते हैं, उसके ऊपर आपको क्या करेगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। और जब भी गाड़ी बना के बेचेंगे, उसके ऊपर क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स जो है चार्ज किया जा रहा होगा। सब क्लियर है? और दूसरा हम देखते हैं, इसका एक और प्लांट है, एक और कंपनी है, जहां पे क्या करते हैं, टायर बनते हैं। और ये टायर बना के मार्केट में बेचते हैं। और मार्केट में जब भी टायर बेचते हैं, तो ये मार्केट भी क्या है, टैक्सेबल गुड्स है। और इसके ऊपर क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज किया जा रहा होगा। समझ आ गया? ये दोनों क्लियर है कि टायर बना के बेचें तब भी वो टैक्सेबल है, और अगर ये गाड़ी बना के बेचें तब भी टैक्सेबल है। ये भी बेच रहे हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी है। ये भी बेच रहे हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी है, इसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है। ये सबको क्लियर है? अब खुद बताएं जरा, सोच समझ के बताएं कि जब ये गाड़ी बना के बेच रहे हैं, इस गाड़ी में टायर लग रहे हैं, क्या ये कंपनी टायर जाके मार्केट से खरीदे? नहीं ना, ये क्या करेंगे, ये अपनी दूसरी कंपनी को ऑर्डर देंगे और ये कंपनी जो है इनको टायर सप्लाई कर देगी। ये हमारी क्या कहलाएगी, इन हाउस कंजम्पशन कहलाएगी। क्लियर है? क्लियर है? अब
करनी है, क्या हो गया, क्लियर है ना। अब देखें, ये अगर टायर मार्केट में बेचते हैं, इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं, अगर इन्होंने इन हाउस कंज्यूम किया तो ये जो इन हाउस कंजम्पशन है ये क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मतलब ये जब इससे टायर लेके आएंगे ये कभी भी इसको सेल्स टैक्स जो है पे नहीं करेंगे, बिकॉज ये सेल्स टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज जो फाइनल प्रोडक्ट है वो टैक्स देबल है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इन हाउस कंजम्पशन का मैं आपको रूल लिख देता हूँ। इन हाउस कंजम्पशन का रूल क्या है, अगर फाइनल प्रोडक्ट टैक्सेबल है, मतलब जो हमने आखिरी चीज बना के बेची, जैसे हमने यहाँ बेची है और ये हमने कार बेची है, अगर ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो टैक्सेबल है तो रिमेंबर इन हाउस कंजम्पशन जो है वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स नहीं होगा, जैसा कि ये केस है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी दो कंपनीज है, एक आपकी दो यूनिट है, एक पे आप बनाते हैं पेपर और दूसरे पे आप पब्लिश करते हैं कुरान पाक। अब हमें पता है कुरान पाक जो है वो एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। और पेपर जो है अगर हम इसे बेचते हैं तो ये टैक्सेबल है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है चार्ज हो रहा है। ऐसे ही अब आपको पता है अगर कुरान पाक इसकी कंपनी ने पब्लिश करके बेचना है तो क्या पेपर ये मार्केट से लेके आएंगे, पेपर मार्केट से लेके आएंगे नहीं, ये क्या करेंगे, इनकी अपनी पेपर फैक्ट्री है, यहाँ से उठा के पेपर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ से उठा के पेपर इस्तेमाल किया तो ये भी हमारी क्या होगी, इन हाउस कंजम्पशन कहलाएगी। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगी, इन हाउस कंजम्पशन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, मेरा फाइनल प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है ना मेरा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो इन हाउस कंजम्पशन है ये क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, इसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो अगर फाइनल प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है तो इन हाउस कंजम्पशन क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये दो बातें जो है आपने याद करनी है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर ले ताकि वक्त जरूरत आपको काम आए तो पूरा रूल आपको जाके आपको उसको डिस्कस करने की जरूरत पेश ना आए। आप ये दो बातें याद कर लें तो आपका पूरा रूल जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्या कि अगर फाइनल प्रोडक्ट टैक्सेबल है, इन हाउस कंजम्पशन एग्जेम्प्ट है, और अगर हमारा फाइनल प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है तो इन हाउस कंजम्पशन जो है वो टैक्सेबल कहला रही होगी। तो ये इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में शेयर कर दें ताकि जब बच्चों के पास सेव हो जाए और उसको ये बाद में प्रॉब्लम वगैरह जो है वो फेस ना हो रही हो।